हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक की सेकेंड यूनिट, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे बुक के सेकेंड यूनिट पे बेस होगा और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, या हम ये कह लें हमारी बुक का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मनी। तो हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी बेस करती है मनी एंड बैंकिंग के ऊपर, जिस मनी एंड बैंकिंग में हमारा एक चैप्टर रिलेट करता है मनी टर्म से और दूसरा चैप्टर रिलेट करता है हमारे बैंकिंग टर्म से। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है हमारा मनी, कि मनी हमारी होती क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, क्यों हुई, ठीक है, इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, किस तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि है हमारा मनी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मनी है ये एक्चुअली में है क्या, मतलब हम किसको देख के कहें कि ये मनी है। अब भाई ऐसे हमने एक पेज लिया, उस पेज में लिख दिया 50 रुपए, गांधी जी की फोटो लगा दी, ऊपर लिख दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो मनी हो गई? उसको हम लोग मनी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे उसको मनी। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कुछ सामान लेने जाओ 50 रुपए का और बदले में आप वो नोट किसी को दो, वो पेपर नोट जो आपका है वो किसी को दो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लोग मना कर देंगे कि ये नहीं लेंगे भाई, पैसे लाओ। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो मेरा पेपर नोट है वो पेपर नोट हमारा मनी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें डिफाइन करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मनी मेरी होती क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं मनी की। A thing which is commonly used as a medium of exchange is called money। हमारे बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने मनी के ऊपर अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। उसमें से एक फिलोसफर्स ने अपनी क्या डेफिनेशन दी है कि जो मनी है हमारी, वो हमारा एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कॉमन सी चीज है जो कि लोग जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कोई भी सामान के लेन देन के बदले में हम मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी मार्कर लेने अगर मैं जाता हूँ तो मार्कर लेने के लिए क्या करेंगे भाई? दुकानदार के पास गए, भैया मार्कर देना, ठीक है, उसने हमको एक मार्कर दिया, हमने उसके लिए उसको 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जो भी उसका अमाउंट है वो मैंने उसको पे कर दिया। तो मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे सामान दे दिया। मुझे शर्ट लेने जानी है, मैं गारमेंट स्टोर पे गया, मैंने शर्ट ली, उसको पैसा दे दिया। मुझे जीन्स लेनी है, मैं जीन्स मैंने ली, उसको पैसा दे दिया। मोबाइल फोन लेने, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, उसको बदले में पैसा दे दिया। तो हर कोई जो पर्सन है वो एक्सचेंजमेंट एक्टिविटी के लिए या ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए क्या करता है? एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है और उस कॉमन इंस्ट्रूमेंट का नाम है मनी। ठीक, अब ये जो मनी है ये जनरली एक्सेप्टेबल क्यों होती है, मतलब क्या रीजन है कि इसको सब लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई मना करता ही नहीं कभी। मतलब पैसों को तो कोई ना करेगा ही नहीं। अगर हम आपसे कहें कि मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, लाओ लाओ लाओ, अगर मैं मांग लूँ 1000 रुपए दे दो, नहीं है ही नहीं यार, कहाँ मेरे पास, कहाँ गरीब है, कहाँ मेरे पास होंगे। तो मनी कैसे मनी हो जाती है? तो किसी भी पेपर नोट को हम लोग मनी तब कहेंगे जब गवर्नमेंट उस पर स्टैंप लगा दे, जब उस नोट पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होंगे, तब वो जो मेरा नोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मनी। यानी आप किसी भी पेपर के ऊपर अगर आप 50 रुपए लिख दोगे तो वो मनी नहीं कहलाएगा। मनी वो तब कहलाएगा जब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देगी, गवर्नमेंट उसको बोल देगी कि हाँ हम साइन करके देते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये 50 रुपए धारक है। जैसे आपने नोट देखा होगा, कोई भी पेपर नोट आपने देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है कि मैं लेन देन वाले को या लेने वाले को या देने वाले को 50 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, या आई विल प्रॉमिस टू पे 50 रुपीज। इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो वो क्या है? गवर्नमेंट वहां पे आपको प्रॉमिस कर रही है कि इस पेपर नोट की 50 रुपए वैल्यू है, या उसमें जितना प्रिंट है वो वैल्यू उसकी है। ठीक बात। तो मनी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली कोई भी सामान लेने या देने के बदले में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी मेरी बनती कब है? जब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देती है, गवर्नमेंट उसको कह देती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस चीज की इतनी वैल्यू है, तब वो हमारा मनी बन जाता है। हमारी इंडिया कंट्री में जो मनी प्रिंट होता है या जो मनी मेरा मार्केट में आता है, जिसको हम इशू करते हैं, इसको इशू करने के पीछे एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होता है? हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में दो चीजें होती हैं, 115 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ का कैश होता है। यानी कि आपकी कंट्री में अगर आपको मनी इशू करनी है तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आपके पास होना चाहिए, कम से कम 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। और उस मिनिमम रिजर्व में से 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ के कैश होने चाहिए। तो ये जो मेरा रेशियो होता है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, की एटलीस्ट हमारी कंट्री में इतना रिजर्व तो अवेलेबल होना ही चाहिए। इसके बाद एक और फिलोसफर है जिन्होंने मनी की एक और डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन क्या थी? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जो पैसे की तरह काम करता है। पैसे की तरह काम करने का मतलब क्या हो गया? जिसके बदले में हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं या जिसके बदले में हम कोई भी सामान बेच सकते हैं। ठीक बात? तो मनी सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि मनी हमारा एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब बन जाता है जब गवर्नमेंट इसको ऑथराइज कर दे। एक चीज और सुन लीजिए कि जो हमारी मनी होती है, इस मनी में जो हमारा एक रुपए का नोट होता है, जो 1 रुपए का नोट होता है वो हमारी कंट्री की पहली करेंसी है। 1 रुपए पहली करेंसी होगा। तो हमारी कंट्री की जो पहली करेंसी है यानी 1 रुपए जो करेंसी है वो इशू करता है मेरा फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इशू करेगा किसी भी कंट्री की पहली करेंसी को। उसके बाद 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी अमाउंट होगा वो इशू करेगा मेरा आरबीआई गवर्नर। पहली करेंसी इशू करेगा फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद की जो भी करेंसी इशू होगी वो इशू करेगा मेरा आरबीआई गवर्नर। इसीलिए जब हम लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और वहीं जब हम लोग 1 रुपए का नोट देखते हैं तो उसमें सिग्नेचर होते हैं मेरे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक बात? इतना समझ में आ गया? अब ये मनी की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या जरूरत था यार? सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्या? जब तक मनी नहीं थी तब तक काम होते नहीं थे? बिल्कुल होते थे, सब लोग काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या जरूरत थी पैसा लाने की? तो पहले जमाने में क्या होता था, यानी कि जब हमारे ब्रिटिशर्स नहीं थे, ब्रिटिशर्स से पहले क्या होता था या बहुत टाइम पहले हमारे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, सामान के बदले में सामान देते थे। जैसे मुझे शूज चाहिए, आपको बुक्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको बुक्स चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बुक्स चाहिए, मुझे शूज चाहिए। मैं आपके पास, हम लोग मिले, भैया यार बुक्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा बुक तो है मेरे पास, मुझे शूज चाहिए। आपने कहा मेरे पास शूज है। तो एक पर्सन के पास बुक है, उसे शूज चाहिए। एक पर्सन के पास शूज है, उसे बुक चाहिए। दोनों ने अपने सामान को आपस में एक्सचेंज कर लिया, ट्रांजैक्शन हो गया। मैं खेती करता हूँ गेहूं की, आप खेती करते हैं चावल की। मैंने उगाया गेहूं, आपको दे दिया आधा, आपने आधा चावल मुझे दे दिया। अब मेरे पास गेहूं चावल अवेलेबल, आपके पास भी गेहूं चावल अवेलेबल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले हमारे कंट्री में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। ये एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द जो गुड्स है, मतलब सामान के बदले में जो सामान का लेन देन है, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग और सीसी इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, यानी सामान के बदले में सामान जो हमारा होता है वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। और यही बार्टर सिस्टम हमारा मेन रीजन था हमारे मनी के ओरिजिनेट होने पे। तो द मेन रीजन टू ओरिजिनेट इज बार्टर सिस्टम। तो हमारा मनी के इंट्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन था वो क्या था? बार्टर सिस्टम था। क्योंकि पहले जमाने में बार्टर सिस्टम तो था, बार्टर सिस्टम की वजह से मनी आई। ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको बार्टर सिस्टम की एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में उसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें दिक्कतें थी और बहुत ज्यादा उसमें पॉइंट्स थे। तो फिलहाल लोग इस वीडियो में सिर्फ मनी के टर्म समझते हैं। बार्टर सिस्टम में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारा जो मेन रीजन था मनी को इंट्रोड्यूस करने का वो था मेरा बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम के बाद जब ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था, कुछ दिक्कतें आने लगी, तो फिर मेरी आई गोल्ड। फिर हम क्या करने लगे? सोने के बदले में सामान देने लगे कि भैया गेहूं दो, सोना लो। जैसे पुराने राजा महाराजा आपने देखे होंगे, कुछ भी सामान होना था, लेना होता था, सोने की मुद्राएं देते थे। सोने के मोटे मोटे बिस्किट होते थे, सिक्के होते थे, है ना, ज्वेलरी होती थी, मोती होते थे, वो सब दान में देते थे या वो सब के बदले में सामान लेते थे। तो पहले बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड आया, फिर सिल्वर आया, फिर एलॉय आया,
फिर हमारा पेपर नोट आया, और प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जो जिस एरा में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं वो एरा है हमारा प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग सारा पैसा किसमें रखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फाइनेंस कार्ड, इन सारों में हम लोग पैसा रखते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई, बार्टर सिस्टम से हुई, उसके बाद गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, फिर सिल्वर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, फिर एलॉय जो हमारा एक वो होता है मेटल होता है, एलॉय मेटल, वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आया। उसके बाद हमारे पेपर नोट्स आ गए, 2, 3, 5, 10, 50 के जो पेपर नोट्स होते हैं वो आ गए। और प्रेजेंट जो हमारा एरा चल रहा है 21st सेंचुरी का, वहां पे हमारी प्लास्टिक मनी जो है वो हमारे ट्रेंड में आ गई। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं मनी से रिलेटेड। पहला है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, तो नाम से जैसा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, बैंक मनी है, मनी तो पता चल गया पैसा, बैंक का मतलब क्या हो गया, जो पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है, यानी जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा हुआ है वो पैसा मेरा क्या कहलाता है, बैंक मनी। जैसे डेफिनेशन में भी है, इट रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, कि जो पैसा हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे रखा हुआ है वो डिपॉजिट अमाउंट मेरा क्या कहलाता है, बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट इसको इसलिए बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट जो वो डिमांड पे होता है, जब मर्जी होगी डिपॉजिट करेंगे, जब मर्जी होगी डिपॉजिट नहीं करेंगे, है ना। हम बैंक में जब चाहें तब पैसा जमा करें, जब चाहें तब पैसा ना जमा करें, कोई रोक टोक है, कोई रोक टोक नहीं है हमारे लिए। तो वही चीज मेरी यहाँ पे भी है कि जो मेरा बैंक मनी है, वो बैंक मनी जो हमारी है वो क्या होती है कि हमने जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट में रखा हुआ है, यानी मेरे सेविंग अकाउंट, यानी कि मेरे जैसे SBI का अकाउंट है, एक्सिस का अकाउंट है, बड़ौदा का अकाउंट है, ऐसे किसी जगह पैसा रखा है तो वो कहलाता है बैंक मनी। ठीक, नेक्स्ट मेरा आता है हाई पावर्ड मनी। मेरी हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा पावर है इसमें, बहुत ज्यादा पावर का मतलब क्या हो गया, हम इससे सब कुछ कर सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी जो हमारी होती है वो क्या होती है, इट रेफर टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है, वॉल्ट कैश यानी वॉलेट पे जो कैश पड़ा हुआ है, और कैश रिजर्व जो पैसा हमने बचा के रखा हुआ है। यानी कि जो मेरा, इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय पे हमारी पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, फिर वो चाहे कैश के फॉर्म में हो, बैंक में पड़ा हो, FD करा रखी हो, शेयर डिबेंचर ले रखे हो, बिल्डिंग में हो, लैंड में हो, कहीं पे भी हो, आपके पास टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है आपका मनी के फॉर्म में, वो अमाउंट आपका कहलाता है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लोगों के पास जितना पैसा अवेलेबल है वो पैसा मेरा कहलाता है हाई पावर्ड मनी। ठीक, अब बात करते हैं इसकी सप्लाई के ऊपर कि मनी सप्लाई क्या होती है। ठीक है ना, मनी सप्लाई होती क्या है, तो मनी सप्लाई नाम से क्या समझ में आ रहा है, मनी की सप्लाई करनी। तो मनी सप्लाई जो होता है वो मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई मेरा क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें जो हम लोग बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या हो गया, मैं इस समय कितनी सप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आप लोग बाहर जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, आपने खाना खाया, अब आपके पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या आप रेस्टोरेंट में पूरे 10,000 दे आओगे, नहीं दोगे ना। आप क्या बोलोगे कि भाई 10,000 तो पड़े, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखो ऐसा है, खाना यार 1,000 रुपए में निपटा लेना, इससे ज्यादा मत लेके जाना, जो भी खाने का बिल है वो 1,000 रुपए तक का ही रखना, ऐसे खाने ऑर्डर करना। तो आपने क्या किया, आपके पास टोटल कैश कितना है 10,000 का, बट आप उसमें सप्लाई करने के लिए कितना रेडी हो, 1,000 रुपए रेडी हो। तो वही मेरी यहाँ पे मतलब है कि जो मेरा मनी सप्लाई होता है वो ये होता है कि जितना पैसा लोग मार्केट में सप्लाई करने को रेडी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कि उस समय आप कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हो, वो मेरी वॉलंटरी एसोसिएशन मेरा क्या कहलाता है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the public of a country,
कि उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके पास टोटल मनी जितनी अवेलेबल है उसमें से वो कितनी सप्लाई करने के लिए रेडी है, जितना भी उनके पास पैसा है उसमें कितना वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो कॉन्सेप्ट मेरा कहलाता है मनी सप्लाई। ठीक, अब इसको सप्लाई किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो मेरा आता है, जो मोस्ट हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो मेरा आता है सी। सी का मतलब यहाँ पे है करेंसी। सी का मतलब क्या है? करेंसी। तो करेंसी का मतलब मेरे नोट्स, पेपर कॉइन, ये सारी चीजें किस में आती है? मेरी करेंसी में। दूसरा है मेरा यहाँ पे डी। डी का मतलब क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट में है, शेयर्स में है, डिबेंचर्स में है, बॉन्ड्स में है, या अदर किसी मोड ऑफ पेमेंट में डिपॉजिट के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो मेरा अदर डिपॉजिट हो गया। तो जो मेरे कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, यानी जिस जिस फॉर्म में हम मनी सप्लाई कर सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मेरे 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें M1 मेरा क्या होता है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? M1। फिर आता है मेरा M2। M2 में क्या होता है? M1 यानी कि M1 ये वाला जिसमें ये तीनों जुड़े होते हैं, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो हमने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखा हुआ है, उसको जब हम जोड़ देंगे तो वो मेरा बन जाता है M2। ठीक है ना? M1 में क्या आता है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 में क्या आता है? M1 और पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग करी है वो मेरा आता है M2 में। नेक्स्ट आता है मेरा M3। M3 का मतलब क्या हो गया? M1 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, प्लस फिक्स डिपॉजिट, या इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। जो पैसा हमने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा किया है, मतलब हमने कोई पैसा जमा किया 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर हमने कोई पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो वो मेरा कहलाता है फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। तो अगर आपको M3 का कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या लोगे? M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, या फिर इसको आप टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। फिर आता है मेरा M4। M4 मेरा क्या होता है? M4 हम लोग ऐड करेंगे M3, यानी कि M3 क्या हो गया? M1 और फिक्स डिपॉजिट। तो M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, कि हमने पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा डाला, हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग में डाला, हमने पोस्ट ऑफिस में FD करा दी, हमने पोस्ट ऑफिस में किसी अदर मोड में पैसा डाला, तो अगर हमने पोस्ट ऑफिस में किसी भी मोड में पैसा डाला है तो वो M4 में आएगा, और अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हम ले रहे हैं तो वो मेरा M2 में आएगा। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई? मनी, अब सबसे पहले अब इसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। मनी हमारी क्या होती है? मनी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जनरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे अवेलेबल होता है, उसको हम लोग मनी बोलते हैं। मनी हमारी जो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, बैंक में, कैश में, या अदर डिपॉजिट के फॉर्म में। मनी को सप्लाई करने का मतलब जितना पैसा हम मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी है वो मनी सप्लाई कहता है। मनी सप्लाई के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 में आता है M1 और पोस्ट ऑफिस की सेविंग। M3 में आता है M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, और M4 में आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ये मेरे सप्लाई के कंपोनेंट हो गए। फिर आता है बैंक मनी। क्या होती है? तो टोटल मनी जो मेरे बैंक में डिपॉजिट है, यानी कि बैंक के पास टोटल जितनी भी मनी अवेलेबल है वो मनी मेरी कहलाती है बैंक मनी। फिर आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो मेरा कहलाता है हाई पावर्ड ऑफ